मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर। और इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सामान्य सिद्धांतों की। किसी भी विषय को स्वायत्त रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक है कि उसमें ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जिससे कि उस विषय के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि विकसित की जा सके और उस विषय को समझने में सहायता मिल सके। और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बड़े पैमाने पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए गए। क्विंसी राइट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सामान्य सिद्धांत का अर्थ एक व्यापक ज्ञान संरचना से है, एक ऐसी ज्ञान संरचना जो रिफाइंड है और जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों और विश्व परिस्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने, उनको विवेचित करने और नियंत्रित करने में योगदान दे सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के कई उपागम अथवा दृष्टिकोण प्रचलित है और दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वस्तुतः इस सिद्धांत का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ और आमतौर पर ये माना गया कि अमेरिकन क्रांति जो कि 1776 में हुई और फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई, उसका प्रमुख प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। 1795 में 1795 में कॉन्डरसैट ने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने एक ऐसे विश्व व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें न तो युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए और न ही किसी तरह से शोषण के लिए कोई अत्याचार था। उन्होंने ये विश्वास किया कि मनुष्य तार्किक है, विवेकशील है, वह अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान से इतनी उन्नति कर लेगा कि आने वाले समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, स्ट्रगल ऑफ पावर जैसी कोई भावना नहीं रहेगी और शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। इसकी ये मान्यता थी कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण हम शिक्षा के माध्यम से और सुधारों का प्रयोग करके कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब काफ़ी जनधन का नुकसान हो गया, उसके बाद ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने बहुत आवश्यक हो गए कि वॉर क्यों होती है, वाई वॉर बिगिन, युद्ध क्यों होते हैं, और जब युद्ध से कोई एब्सोल्यूट गेन नहीं होता तो देश युद्ध करते ही क्यों हैं। तब ये थ्योरी सामने आई कि इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला प्रमुख कारण है ऑटोक्रेटिक लीडर्स या पार्टीज, यानी तानाशाह या सर्वाधिकारवादी दल और नेतृत्व। इसके एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि युद्ध हो। ये ऑटोक्रेटिक लीडर्स या पार्टीज अपने सेल्फिश और ईगोइस्टिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए युद्ध करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अलायंस सिस्टम, जिसने पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को युद्ध में धकेल दिया। 1914 यानी 1914 में सर्बिया पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने अटैक किया। अब चूँकि रशिया का सर्बिया के साथ गठबंधन था, इसलिए उसे उनकी हेल्प करनी थी और रशिया के साथ ब्रिटेन और फ्रांस की ट्रीटी थी, उनका एक संधि हुई थी उनके बीच में, तो इसलिए उनको उन दोनों ही कंट्रीज़ को रशिया का साथ देना था। तो इस तरह से पूरी जो यूरोपियन पावर थी वो प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हुई और उसके गंभीर परिणाम भी हमें देखने को मिले।
इस तरह से ये थ्योरी मानकर चलती है कि जो युद्ध होते हैं वो ऑटोक्रेटिक लीडर्स एंड पार्टीज़ की वजह से होते हैं और अलायंस सिस्टम की वजह से होते हैं, गठबंधन की जो राजनीति होती है उसकी वजह से होते हैं। और इसीलिए जो आइडियलिस्टिक स्कॉलर्स थे, विचारक थे, उन्होंने इन प्रश्नों पर विचार किया कि विश्व में न्याय और शांति हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, युद्धों को कैसे दूर रखा जा सकता है, उनका उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं और शक्तिशाली राज्यों के द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवाद 3 महत्वपूर्ण बातों पर बल देता है। सबसे पहला, जैसा कि बताया गया कि युद्ध क्यों होते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है सर्वाधिकारवादी दल और नेतृत्व, यानी ऑटोक्रेटिक जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो युद्धों का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक रहे हैं, समर्थक रहे हैं। इसलिए ये माना गया कि ऐसे लीडर्स और दलों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए और ऐसी कंट्रीज़ जहां ऑटोक्रेटिक लीडर हैं या पार्टीज़ हैं, वहां पर उनको रिफॉर्म करना चाहिए। सर्वाधिकारवादी देशों के जो घरेलू स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करना चाहिए, तब वहाँ डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। और दूसरा है विश्व व्यवस्था की स्थापना, रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल सिस्टम। उनका मानना था कि एक इंटरनेशनल सिस्टम को लागू करके हम शक्ति राजनीति को हमेशा के लिए दफना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और तीसरा, उनका मानना था कि राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने के प्रयत्न करने चाहिए, यानी वो वैल्यूज़ पर ज़्यादा बल देते थे। आदर्शवादियों का मानना था कि जो मानव है वो रैशनल है, तार्किक है, विवेकशील है और जब वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी इस रैशनलिटी को अप्लाई करेगा या अपनी विवेकशीलता का प्रयोग करेगा तो हम कॉपरेशन या सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आदर्शवादी दृष्टिकोण की मान्यताएं हैं कि मानव का स्वभाव बहुत अच्छा है और वह सहयोगी प्रवृत्ति का है और मानव की इस सहयोगी प्रवृत्ति के कारण ही विकास संभव हो पाता है। और यदि मानव स्वभाव में कोई विकार आता है, दोष आता है, तो वह व्यक्तियों के कारण नहीं वरन बुरी संस्थाओं के कारण आता है और युद्ध भी इन्हीं बुरी संस्थाओं का परिणाम होते हैं। युद्ध बहुत बुरे होते हैं और इनसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। संस्थागत सुधारों के माध्यम से हम युद्धों को रोक सकते हैं। युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और उसे एक इंटरनेशनल सिस्टम को स्थापित करके रोका जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही।